नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं विवेक आप सभी का अपने मैक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पिछले क्लासेस को अच्छे से देख करके उसको समझे होंगे, सीखे होंगे और उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में बीच में हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे कुछ कारणवश से। उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। वहीं से मैं आज आज फिर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है? पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था। ठीक है? किसी का भी कमेंट तो आया नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, जब भी आप वीडियो देखें तो आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख के रखें या फिर उस क्वेश्चन को अपने पास रखें, उस आंसर को लिख के। जब भी आप रिविजन करते रहेंगे तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है? तो चलिए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आज हमें पढ़ना है भूमि विकास बैंक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं पर छोड़ा था कि भूमि विकास बैंक क्या है। इससे पहले हम लोग अगर देखें ध्यान से, इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, तो हम लोग पढ़ चुके थे आपके प्राथमिक सहकारी समिति को। याद हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिविजन करवा रहा हूं कि हम लोग पढ़ रहे थे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। उसको हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ा था। एक गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, एक संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। उसमें गैर संस्थागत हमने पढ़ लिया था कि सेठ साहूकार क्या होते हैं, तमाम बातें पढ़ चुकी थी। गैर संस्थागत का परिभाषा आप लोगों के पास होमवर्क था, आप लोग लिख के लाएंगे। ठीक है? उसके उससे बाद हम लोग पढ़े थे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का भी परिभाषा आपके लिए होमवर्क था, वो क्या था हम लोग समझ चुके थे। अब जो हमें मेन पढ़ना है, इसके अंदर अब जो हमें मेन पढ़ना है वो है हमारा समझिए, हम लोग संस्था का भी संस्था पढ़ रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने जो है एक सहकारी बैंक खत्म किया था, त्रिस्तरीय सहकारी बैंक को समझा था। उसके हम लोग आए थे कि किसानों के लिए डेडिकेटेड, किसानों के लिए स्पेशली बनाया गया एक संस्था, जो कम से कम कितने लोगों से मिलकर बनता है, तो कम से कम बनता है 10 लोगों के सहयोग से। ठीक है? किसे ऋण देगा वो, तो वो देगा कृषि को, किसानों को ऋण देगा। किसके लिए ऋण देगा? कृषि के लिए ऋण देगा। कैसा ऋण देगा? तो अल्पकालीन ऋण देगा। इसे हम लोग कहे थे प्राथमिक सहकारी समिति। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी अल्पकालीन ऋण तो दिया था प्राथमिक सहकारी समिति, लेकिन किसानों को अगर दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होगी, किसानों को अगर लंबे समय के ऋण की आवश्यकता होगी, तो वो कौन देगा? तो वो देगा आपका भूमि विकास बैंक। हम लोगों ने उसमें थोड़ा समझा भी था कि भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए। और जब किसान दीर्घकालीन ऋण लेंगे तो उसके लिए उन्हें कुछ बंधक, कुछ प्रूफ के तौर पे बैंकों के पास रखना पड़ेगा। उसे उसको प्रूफ क्या होगा? तो उस किसान की भूमि होगी। आपको कोई कागज कुछ और होने की जरूरत नहीं है। आप अपना जमीन को गिरवी रख के, आप अपना जमीन को बंधक रख के भूमि विकास बैंक से जो है वो ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो उसी का क्या, भूमि विकास बैंक ये दीर्घकालीन ऋण देगा। कितने समय के लिए देगा? तो कहा जाता है मैक्सिमम जो समय इसके लिए है वो है 20 वर्ष। तो भूमि विकास बैंक वैसा विकास बैंक है, वैसा बैंक है जो किसानों को, केवल और केवल किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। उसे कहते हैं हम लोग भूमि विकास बैंक या फिर भूमि बंधक बैंक। ठीक है? ये कितने समय के लिए ऋण देगा? तो ये देगा आपको मिनिमम, मैक्सिमम देगा आपका 20 वर्ष के लिए ऋण देगा। कैसा ऋण होता है ये? तो ये ऋण प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। हम लोग आगे पढ़े भी थे कि भूमि विकास बैंक को किसानों की सहूलियत के लिए, किसान ताकि इस बैंक तक अपना पहुंच बना सके, इसके लिए द्विस्तरीय भूमि विकास बैंक बनाया गया था। ठीक है? अगर ध्यान देगा आप, तो द्विस्तरीय भूमि विकास बैंक बनाया गया था। देख लीजिए, हाँ। देखिए, एक पहला था आपका, उसका नाम है, एक सेकेंड। पहला आपका जो है उसका नाम है सहकारी कृषि बैंक, या इसी को एक और नाम दिया गया है ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी कृषि बैंक, ये दोनों ही नाम एक ही है।
कहीं कहीं के इसे नाम दिया जाता है सहकारी कृषि बैंक, कहीं कहीं नाम दिया जाता है ग्रामीण विकास बैंक। ये कहाँ ये किन जगहों को ऋण देगा, या हो सकता है ये किसी एक गांव को ऋण दे, या फिर किसी एक जिले में हो और उस जिले भर में ऋण दे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण विकास बैंक भागलपुर में है तो केवल और केवल भागलपुर को ही ऋण देगा। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे ग्रामीण विकास बैंक, ये केवल और केवल उस जिले भर में ही ऋण देगा। अगर जिला में ऑफिस खुला हुआ है तो जिले भर को ही ऋण देगा। अगर मैं कटिहार का वासी वहां जाकर ऋण मांगूंगा भागलपुर के ग्रामीण विकास बैंक से, बोले भाई साहब आप जाइए अपने कटिहार वाले ग्रामीण विकास बैंक में, वहां ऋण मिलेगा आपको। तो ये ऐसे होते हैं ग्रामीण विकास बैंक या फिर सहकारी कृषि बैंक, जो एक फिक्स गांव में एक फिक्स जिले तक ही सीमित होते हैं और वहीं पे ऋण प्रदान करते हैं। इसी से बड़ा इसका एक बड़ा भाई, बड़ा बंधु जो होंगे वो है आपका राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये है आपका इसका बड़ा भाई, बड़े भैया इसका नाम है। ये बड़े भैया हैं, वो कहाँ होते हैं, तो ये बड़े भैया रहेंगे आपके राज्य में। ये राज्य स्तर के होते हैं, माने बिहार में कोई होगा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये पूरे बिहार को देगा। उत्तर प्रदेश में होगा ये पूरे उत्तर प्रदेश को देगा। पंजाब में होगा ये पूरे पंजाब को देगा। तमिलनाडु में होगा ये पूरे तमिलनाडु को देगा। यानी सिंपल भाषा में कहे, ये पूरे राज्य को ऋण देगा। उस राज्य के भीतर कोई वासी इस बैंक में जाए, यानी कि कोई भी वासी अगर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में जाएगा तो वहां जाने के बाद इसे ऋण मिलेगा। लेकिन अगर ये केवल बिहार में है और कोई यूपी के बंदा आके मांगता है ऋण, तो उसे ऋण बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब चूंकि बिहार का एक ऐसा बैंक होगा तो बिहार में से एक खास नाम दिया गया है। बिहार का राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को एक खास नाम दिया गया है, और वो नाम है बिहार राज्य भूमि विकास बैंक। या देखिएगा, ये नाम केवल बिहार के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया है। वैसा बैंक, वैसा भूमि विकास बैंक जो बिहार राज्य के स्तर का है, बिहार के राजधानी पटना में बना हुआ होगा, उसे नाम दिया गया है बिहार राज्य भूमि विकास बैंक। तो यहां तक हम लोगों ने कल भी समझा था, आज भी हम लोग समझ लिए, क्योंकि कल लास्ट मोमेंट पे इसे लास्ट बार समझाने वक्त कुछ कट गया था, इसी कारण इसे हम लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को भूमि विकास बैंक समझ में आया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि किसानों को डेडिकेटेड, किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण बैंक बनाए गए, एक प्राथमिक सहकारी समिति और दूसरा आपका भूमि विकास बैंक। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्षेत्र ग्रामीण बैंक। अब इसको समझेंगे अच्छे से, तब हम लोग इस पे आएंगे। देखिए, अब हो क्या रहा था कि ग्रामीण विकास बैंक बन गया था, भूमि विकास बैंक बन चुका था और आपका प्राथमिक सहकारी समिति बन चुका था। ये समस्या ये आ रही थी कि अभी भी क्योंकि सहकारी बैंक जो जितने भी थे, सहकारी बैंक बड़े बड़े उद्योग, वो भी लगभग वही काम कर रहा था जो काम बड़े बड़े बैंक करते थे। जैसे एसडीआई, पीएनडी, जितने व्यावसायिक बैंक हैं वही काम ये भी कर, यानी कि ये भी चाह रहा था कि हम लोग अच्छे उद्योगपति को, बड़े बड़े किसानों को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को ऋण दें। लेकिन जब प्राथमिक सहकारी समिति आया और भूमि विकास बैंक आया, इससे किसानों को तो फायदा हो गया, लेकिन अभी भी समाज का एक वर्ग ऐसा था जिसे फायदा नहीं पहुंच रहा था, और वो था छोटे दुकानदार, छोटे कामगार या छोटे मजदूर। इन्हें अभी भी अगर ऋण की आवश्यकता हो, इन्हें दर दर के ठोकर खानी पड़ती थी। ये कभी जाए सहकारी बैंक के पास, ये नहीं ऋण देंगे। प्राथमिक सहकारी समिति और भूमि विकास बैंक ऋण देंगे ही नहीं, क्योंकि बने ही किसानों के लिए हैं। और बड़े बड़े बैंक तो उन्हें मूल लगने भी नहीं दे रहे थे। भाई तुम जाओ बाहर जाओ यार, तुम ऋण देके फायदा भी क्या है। तो कुल मिलाकर हम कहे अगर, तो छोटे दुकानदार और मजदूरों के लिए कोई भी बैंक अपना दरवाजा खोल नहीं रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए ही सरकार ने काम किया, एक उपाय निकाला कि देखिए, हम हर क्षेत्र में, हर ग्राम स्तर पे एक ऐसा बैंक बनाएंगे जिसका शकल, सूरत, ढांचा, रंग, रूप सभी बड़े बड़े बैंक जैसा ही होगा। लेकिन इन बैंकों में जो है छोटे मजदूर, छोटे
किसान, छोटे दुकानदार में जितने भी लघु उद्योग के लोग हैं, लघु स्तर के लोग हैं, वो जाके आराम से यहाँ ऋण ले सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए तो बैंक है ही, एसबीआई बना हुआ है, पीएनबी, बड़े बैंक बने हुए हैं। लेकिन छोटे उद्योगपतियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए एक ऐसा बैंक बनाएंगे हम लोग, जहां पे आराम से आप जाके ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसी का इसी आधार पर बनाया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये बना कैसे? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि सरकार ने कह दिया 1975, इंदिरा गांधी का दौर, 1975 में इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो भाई हम एक ला रहे हैं अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं, बस हम बोल दिए, मानो आदेश। अगर हम कुछ बोले और हुक्म दे, कुछ ऑर्डर दे, तो वो आदेश कहलाएगा। वही ऑर्डर अगर गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट शासन, रूलर गवर्नमेंट अगर दे रही है, करंट रूलिंग गवर्नमेंट अगर दे आपको, तो वो कहलाता है अध्यादेश। तो सरकार ने बिना किसी विचार के, बिना किसी विमर्श के, बिना संसद में बहस किए हुए सीधा एक लिखित दस्तावेज दिया कि हम स्थापना करेंगे रीजनल रूरल बैंक की। ये अध्यादेश कब दिया था? 1975 में। अब 1975 में एक बैंक की स्थापना की बात तो हो गई थी, लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि उस समय 1975 के दौरान बहुत सारे कुछ हो रहा था भारत में। इमरजेंसी था, बिहार में आंदोलन था, बहुत कुछ हो रहा था उस समय। अब सरकार के अध्यादेश आने के बाद बैंक का नियम बन सकता है क्योंकि उसने, सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी नियम बनाए हुए, सिर्फ जोर शोर में पूरा हुजूम में ला दिया ये अध्यादेश। अब समस्या ये आ रही थी उस समय कि इसके नियम कैसे बनेंगे, कौन पार्टिसिपेट करेगा। सरकार ने कहा था कि हम देंगे फंड, लेकिन इतने बड़े बैंक को चलाना, हर राज्य के हर गांव में एक एक बैंक खोलना इस तरह का, और इतने बड़े बैंक को चलाना सिर्फ सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और ऋण बांटना इतना पैसा लाई कहां से, क्योंकि उस समय बहुत सारा देश का हालत खराब था, देश में आपातकाल आया हुआ था, आपातकाल था, देश में भुखमरी था, बहुत कुछ था। तो उस समय सरकार का समस्या ये था कि 100% खर्च करना गवर्नमेंट के फंड से, ये थोड़ा समस्या का बात आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इसको हम लोग फिर अच्छे से बढ़ाते हैं। तो 1976 में, 1976 में गवर्नमेंट ने कानून लाया, और उस कानून के तहत जो है पूरी की पूरी कार्रवाई की गई। 1976 क्षेत्र ग्रामीण बैंक अधिनियम आया। अब ध्यान दे, यहां दो चीजें हैं, एक सेकंड में जाइए। देखिए यहां पर एक है आपका, देखिए 1975 में आया अध्यादेश, यानी कि सिर्फ एक आदेश आया। देखिए जब भी कोई नियम बनता है, जब भी कोई अच्छा कानून देश के लिए बनता है, तो उसे पहले संसद में पेश किया जाता है। संसद में जाने के बाद उस पर सभी लोग अपना विचार रखते हैं। उस विचार विमर्श के बाद ही कोई कानून या कोई नियम बनता है, या कोई नया चीज आता है। लेकिन अगर सरकार इन सभी प्रोसेस को दरकिनार कर दे, इन सभी प्रोसेस को छोड़ दे, और सीधा अपने ऑफिस में पीएमओ में बैठ के एक पत्र लिखे और कहे हम ये बना रहे हैं, उसे कहा जाता है अध्यादेश। बिना किसी विचार के, बिना किसी बहस के, सीधा बिना संसद में कार्रवाई किए हुए सीधा साइन करके पास कर देना कहलाता है अध्यादेश। 1975 में क्षेत्र ग्रामीण बैंक बनने के लिए एक अध्यादेश आया। उस अध्यादेश के बाद समस्या ये आ रही थी कि लोगों के पास उस बैंक वाले के नियम नहीं थे। अब कौन कितना फंड देगा, कौन कितना का, कुछ नियम नहीं थे। तो उसी को सुधारने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए 1976 में आया क्षेत्र ग्रामीण बैंक अधिनियम। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्षेत्र ग्रामीण बैंक अधिनियम। ये आया आपका 1976 में, ठीक है। और इसके बाद सच रियल मायने में क्षेत्र ग्रामीण बैंक बन पाया। में वास्तविक तौर पर जो बैंक का रूप है, जो बैंक का रंग रूप ढंग है, वो आया 1976 में। इसे आपको एग्जाम में आता है कि क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, क्या देखेगा वो आप देंगे 1975 में। लेकिन क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कब से करने लगा, तो वो कार्य करने लगा 1976 में। अब इस अध्यादेश में एक शर्त जोड़ा गया, वो ये, क्योंकि
ये बैंक राज्य वित्त संस्थाओं में आता है, और राज्य वित्त संस्थाओं में आने के साथ साथ ये एक राज्य के गांव में होगा, तो उसको पूरा फंड केंद्र सरकार करे, ये सही लग भी नहीं रहा था। तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है भाई साहब, देखो क्योंकि हम बड़े हैं, इसीलिए हम बड़े भाई के तौर पे आपको हम इस बैंक में 50% जो जो भी रख रखाव होगा, इस बैंक का 50% खर्च हम उठाएंगे। उसके बाद कहा रहे भाई अब ये एक राज्य में होगा, तो राज्यों से कहा कि हर जिस राज्य में होगा, मान लीजिए कि बिहार का ग्रामीण बैंक है, तो बिहार ग्रामीण बैंक में 15% हिस्सेदारी बिहार सरकार भी उठाएगी। ध्यान देगा आप, तो 50% उस बैंक का, बिहार ग्रामीण बैंक का अगर हम एग्जांपल ले, तो बिहार ग्रामीण बैंक में 50% खर्च कौन उठाएगा? केंद्र सरकार। 15% उसका खर्च उठाएगा राज्य सरकार। 15 50 कितना हो गया? 65 हो गया। अभी बजा 35। तो अब कहा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने बड़े बड़े बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर आपका बीओआई, जो ही बैंक है, जितने बड़े बैंक है, कहा गया कि उनमें से कोई भी एक बैंक इसका बन जाए प्रायोजक बैंक, यानी कि वो बैंक इसके सभी नियम को बताएगा। याद रहे, क्षेत्र ग्रामीण बैंक बैंक ही है, लेकिन ये किसी के अंडर कार्य करता है, और वो बैंक कहलाता है प्रायोजक बैंक। अब ये कोई बैंक हो सकता है कि ये बिहार ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजक बैंक है वो है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ये बताता है कि आपको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, कब कितना निकालना है पैसा, कितना नहीं निकालना है, पूरा नियम बताता है पीएनबी। और कहा गया कि जो भी बनेगा इसका प्रायोजक बैंक, वो देगा इसमें 35% का हिस्सेदारी। तो इस बैंक में जो पैसा आता है, या इस बैंक में जो हिस्सेदारी है, वो 3 लोगों में बांटा गया है। वो लोग कौन कौन से हैं? एक है केंद्र सरकार 50% का हिस्सेदारी के साथ, एक है राज्य सरकार 15% का हिस्सेदारी के साथ, और एक है आपका प्रायोजक बैंक 35% के हिस्सेदारी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्षेत्र ग्रामीण बैंक बनाया गया, इसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा था कि छोटे किसानों, छोटे मजदूरों को पूर्ण बैंक की सुविधा प्राप्त दी जा सके। इसके लिए हर राज्य के हर ग्राम क्षेत्र में कुछ बैंक बनाए गए। अब काम क्या होगा? उस बैंक को कहा गया कि आप यथासंभव जो है, जहां तक हो पाए आपसे, आप छोटे लघु उद्योग, लघु किसान, लघु दुकानदार सभी को ऋण देंगे। अब समस्या ये आया था कि 1975 में एक नियम लाया गया, इसी मुंह से बोलकर, बिना किसी नियम के, बिना किसी बहस के, संसद की सारी प्रक्रिया को छोड़ करके डायरेक्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे पास कर दिया। उसे कहा गया अध्यादेश। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कहा था 1975 में, लेकिन रियल मायने में ये काम करना शुरू किया 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के बाद। अधिनियम आया, और उस अधिनियम में सभी प्रकार के जो हैं वो नियम कानून, कौन कितना का हिस्सेदार होगा, सभी चीजें बताई गई। उसी में कहा गया था कि इस क्षेत्र ग्रामीण बैंक में 3 हिस्सेदार होंगे। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक कोई प्रायोजक बैंक। अब ये प्रायोजक बैंक को कौन होगा? कोई बैंक हो सकता है जो इसे टाई अप कर ले, जो इसके साथ आ जाए और इसका साथ दे सभी वित्तीय क्रियाओं में। इसका सर्वर उस प्रायोजक बैंक के पास होगा, सारा डाटा उस प्रायोजक बैंक के पास होगा, में पूरा काम जो है रख रखाव देखेगा प्रायोजक बैंक। जैसे कि बिहार का ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजक बैंक है, उसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसी प्रकार से हर राज्य के ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक अलग अलग हो सकता है, या फिर सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो 50% का हिस्सेदार होगा, राज्य सरकार 15% का, और प्रायोजक बैंक 35% का। ठीक है, उम्मीद है आपको क्षेत्र ग्रामीण बैंक समझ में आया होगा। आपका सवाल होगा कि सर अभी तक भारत में कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? तो वो है 196। चलिए आते हैं हम लोग अपने डिफिनेशन पे भी और इसके परिभाषा पे। देखिए,
लिखा हुआ है वैसा सहकारी वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्यों? क्योंकि ये भी आपका लाभ कमाता है। वैसा सहकारी वाणिज्यिक बैंक जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। याद रहे 1975 में अध्यादेश आया था। उस समय बैंक कार्य नहीं कर रहा था, सिर्फ बैंक की स्थान, एक बिल्डिंग बन रहा था उसमें बैंक का। ठीक है। में ग्रामीण स्तरों में, गांव में होता है ये, सीमांत किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान और कारीगरों को बैंकिंग सुविधा में, आप बैंक में जितनी सुविधा होती है, ऋण लेना, पासबुक, एटीएम, खाता, चेकबुक, सब मिलेगा इस बैंक में आपको। पूरी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए की गई, उसे कहते हैं हम लोग क्षेत्र ग्रामीण बैंक कहते हैं। देश में तक कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंक है? तो वो कुल मिला के हैं 196 क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि बिहार में से पूरे देश में 196 क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसमें केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और कोई भी एक प्रायोजक बैंक का होगा 35%। ठीक है, कितना होगा? 35%। तो ये है आपका क्षेत्र ग्रामीण बैंक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब तो लास्ट इसमें अब दो बचे हुए हैं, एक है आपका व्यावसायिक बैंक और एक है आपका नाबार्ड। तो देखिए व्यावसायिक बैंक पढ़ेंगे हम लोग बाद में, एक मिनट देखिए। हाँ, देखिए हम लोगों ने राज्य स्तरीय बैंक का सारा बात पढ़ चुके हैं, सिर्फ दो बच चुका है। अब उसमें से एक है आपका नाबार्ड, हम बताएंगे आपको हम। एक है आपका व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक एक बहुत लंबा पढ़ाई है, तो उसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम पढ़ते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड पढ़ने के बाद तब हम लोग आएंगे अपने व्यावसायिक बैंक पे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग पे नाबार्ड को। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल बैंक। जो है तो दिखाई दे आपको एक बार, आजा भाई। देखिए ना, फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहे अगर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब ध्यान दें अगर आप, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट एंड देन वी गो। देखिए अब नाबार्ड की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मतलब ये क्या बात हुई, समझिए। क्षेत्र ग्रामीण बैंक बनने के बाद समस्या ये आ रही थी कि प्रायोजक बैंक जो है बहुत ही कम मात्रा में फंड जमा कर रहे थे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी चाह रही थी, इससे हमको फायदा है ही नहीं, ये हम लोग केवल सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। समस्या ये आ रहा था बार बार कि ये लोग बहुत ही कम फंड दे रहे थे क्षेत्र ग्रामीण बैंक को। लेकिन जब ये बन गया ग्रामीण बैंक, तो इससे बहुत सारे छोटे किसान या सीमांत किसान जो है वो जुड़ गए बैंक से। अब अगर किसान जुड़ेंगे, कस्टमर बढ़ेगा, तो कस्टमर बढ़ने के साथ उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड को पूरा करने के लिए, ऋण की डिमांड को पूरा करने के लिए इन बैंकों के पास पर्याप्त फंड नहीं हुआ करता था। तो फंड की कमी के कारण से अब क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक में बहुत दिक्कत आने लगा और लोगों को पूरी बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही थी, या जैसे सिंपल भाषा में कहे तो पूरा सामाजिक कल्याण हो नहीं पा रहा था। तो सरकार ने कहा क्यों ना हम ऐसा बैंक बनाएं जो बैंकिंग सुविधा नहीं देगा, जो केवल क्या करेगा, वैसे बैंक जो किसी भी सामाजिक कल्याण को अगर करते हैं, वैसे बैंक, कोई बैंक जो अगर सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं और उसके लिए उन्हें अगर फंड चाहिए होगा, तो नाबार्ड उसे फंड देगा। ठीक है, खासकर अगर ये कृषि क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, कोई बैंक, जो ही नहीं एक ग्रामीण बैंक ही हो, अगर एसबीआई भी चाहता है कि उसे फंड की कमी है, जो होगी नहीं कभी, बहुत बड़ा बैंक है वो, तो अगर मान लीजिए फंड की कमी उसके पास है फिर भी, तो अगर उस बैंक को भी चाहिए होगा फंड, तो नाबार्ड उससे भी फंड देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका कार्य केवल और केवल सामाजिक कल्याण, सामाजिक उन्नति या कृषि में विकास के लिए होना चाहिए, तभी नाबार्ड आपको फंड देगा। तो नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल बैंक
एंड रूरल एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक जो है ये केवल का केवल काम करता है दूसरे को ऋण देना, दूसरे को पैसा फंड की पूर्ति करना। तो लेकिन फंड किस लिए देगा? तो केवल और केवल सामाजिक कल्याण के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगर आप ध्यान दें 1976 में स्थापना हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, उसके जस्ट 6 साल बाद स्थापना हुआ नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को। हाँ देखिए, नबार्ड क्या है? नबार्ड एक विशेष विकास बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति करना है। ये कभी भी आपको ऋण नहीं देगा, ये कभी भी लोगों को ऋण नहीं देगा, ये बड़े बड़े बैंकों को ऋण देगा अगर उनका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है या ग्रामीण क्षेत्रों का की अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके आना है, तभी ये उन्हें फंड देगा। का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये है नबार्ड का सिंबल। ठीक है, तो ये था आपका नबार्ड, बहुत आसान है। इसका जो मेन जो काम है रहेगा, आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। मेरे याद रखिएगा इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में याद रखिएगा। ये याद रखना है कि बहुत एग्जाम में आता है कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, और सेकंड चीज आता है कि नबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये दो चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या हिंदी में राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर का भी, वो है इसी चैप्टर का नहीं, इस राज्य स्तरीय ग्रामीण बैंक का, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं का, वो है आपका व्यावसायिक बैंक। देखिए, आइए हम लोग व्यावसायिक बैंक पे आते हैं। समझिए ध्यान ध्यान से कि व्यावसायिक बैंक कुछ और नहीं है। जो भी आप बैंक देखें अपने जीवन में, कोई बैंक, चाहे वो एसबीआई का बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, आईसीआईसी हो, एक्सिस बैंक हो, चाहे आपका इंडसलैंड बैंक हो, चाहे आपका मान लीजिए बीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी बैंक आपने देखा है वो सभी व्यावसायिक बैंक ही हैं। अगर हमसे बहुत आसान, बहुत ही सिंपल शब्द में कहे, जो बैंक खुला है, जो बैंक है, वही व्यावसायिक बैंक। उतना टफ नहीं है ना, वो आसान भाषा है ये कि ठीक क्यों नाम दिया व्यावसायिक बैंक? क्योंकि ये बैंक व्यवसाय करते हैं। कैसे करते हैं व्यवसाय? समझ ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने अपने बैंक में जाकर रखा है 1 लाख रुपया। जब आप बैंक में जमा करते हैं 1 लाख रुपया मैं जमा किया आपने, तो बैंक से रखता नहीं है, बैंक उसे ऋण के तौर पे बड़े बड़े उद्योगपति को देगा, और उस पैसे के बदले जो ब्याज आएगा वो ब्याज उनका प्रॉफिट, उनका लाभ हो गया। तो आप पैसा आपका, अब बैंक ने उस पैसे से लाभ कमा लिया। तो ये व्यवसाय करता है बैंक, ब्याज खो सूदखोर है बैंक। तो बैंक का काम है सूद पे कमाना या सूद पे अर्न करना। तो जितने बैंक हैं सभी इसी उद्देश्य से बैंक खोलते भी हैं और इसी उद्देश्य से वो कार्य भी करते हैं। तो सभी बैंक व्यावसायिक बैंक ही हैं। तो आप जो हैं, जो वो लिखाएंगे पहले भी बैंकों के बारे में कह देना, तो जितने भी बैंक वाणिज्यिक बैंक हैं सभी व्यावसायिक बैंक हैं। तो वाणिज्यिक बैंक का परिभाषा लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख लेंगे वहीं से भी। अब कुछ बात समझिएगा कि व्यावसायिक बैंक बनने के बाद समस्या ये आने लगी कि सभी बैंक अपना मनमानी करने लगे। कोई भी बैंक चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोगों को, मैं छोटे लोगों को ऋण नहीं दे पा रहा था। तो सरकार ने क्या किया, 1968 में तमाम, चाहे वो प्राथमिक सरकारी समिति हो, चाहे आपका शायद नबार्ड हो, चाहे आपका क्षेत्र ग्रामीण बैंक हो, चाहे आपका भूमि विकास बैंक, इन सब बनने से पहले सरकार ने एक बार ट्राई किया था कि व्यावसायिक बैंक को ही ठीक कर लिया जाए। अगर शायद उस समय अगर व्यावसायिक बैंक बात मान लेते या व्यावसायिक बैंक ठीक हो जाते, तो शायद ये सारे बैंक आते भी नहीं। तो कहानी ये हुआ था कि 1968 में, 1968 में व्यावसायिक बैंक पे एक नियम थोपा गया। वो नियम था सामाजिक नियंत्रण का नियम में, सामाजिक सोशल कंट्रोल लॉ, सामाजिक नियंत्रण का नियम लाया गया। कब?
1968 में किन पर लाया गया था? सारे व्यावसायिक बैंकों पे। और कहा गया कि जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं, सभी ध्यान से सुन ले कि आप सभी को, सभी व्यावसायिक बैंक को अपने काम का, अपने ऋण देने का, जितना ऋण आप दे रहे हैं उस ऋण का कुछ हिस्सा को आप सामाजिक कल्याण में लगाएंगे। सिंपल सा हम कहे, जितना भी पैसा आपके बैंक में है उसमें से जितना आप लाख कमाइए, लेकिन आपको एक कुछ परसेंट जो है वो सामाजिक कल्याण में भी लगाना होगा। तो ये नियम लाया गया था व्यावसायिक बैंक के लिए, लेकिन कोई भी बैंक इसको नहीं माना। सिर्फ बैंकों से धज्जी उड़ा कर दिया, झूठ का नियम माना, झूठ के पेपर में वर्क करके दिखा देना सरकार को, हाँ हमने तो किया है सामाजिक कल्याण। इससे क्या हुआ कि नियम तो बन गया, नियम फॉलो अच्छा से नहीं हुआ। तो सरकार ने कहा नहीं मानोगे, पर नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तब सरकार ने कहा ठीक है, आप सरकार ने लाया 1969 में राष्ट्रीयकरण नीति। अब ये क्या होता है? इसमें सिंपल सरकार ने कहा कि हम कुछ व्यावसायिक बैंक में, कुछ बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक का कर रहे हैं राष्ट्रीयकरण। मतलब कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसे खरीद लेगी। अब बैंक का मालिक कोई प्राइवेट इंसान नहीं है, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं होगा। अब उसका मालिक कौन होगा? केंद्र सरकार। यही कहलाया आपके सरकारी बैंक, या फिर कहे सरकारी वित्तीय संस्थाएं। 1969 में ही ये कारनामा हुआ और सभी बैंकों का हो गया राष्ट्रीयकरण। सभी का नहीं हुआ, जो बड़े बड़े बैंक थे उनका, जैसे कि एसबीआई का, पीएनबी का, सभी का हो गया राष्ट्रीयकरण। सभी बन गए सरकारी वित्तीय संस्थाएं। और अब खुद समझिए, अगर वित्त संस्थाएं सरकार का है तो सरकार फिर भी कंपेरेटिवली प्राइवेट से अच्छा सुविधा देगी लोगों को। अब जो गरीब व्यक्ति भी जाएगा उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे अमीर व्यक्ति है। इसका एक नुकसान भी ये हुआ कि अब जो एम्प्लॉय वहां थे वो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप सभी को मालूम है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो, वहां के एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं? सर लंच टाइम है सर, कैसे अभी काम लगेगा सर, सर ये पेपर नहीं है सर, सर ब्रेक खाना है सर, सर चाय पीना है सर। तो ये जितने तरह के बहाने हैं, ये बहाने इसी के बाद शुरू हुआ। वो बढ़ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पता है चाहे काम करो चाहे ना करो, नौकरी जाने वाली है नहीं। तो नौकरी ना खोने के डर से ही लोग हो गए कामचोर। तो ये था आपका कहानी व्यावसायिक बैंकों का। तो व्यावसायिक बैंक है क्या? वही है जो वाणिज्यिक बैंक है। सभी बैंक व्यावसायिक बैंक ही हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो वही होगा जो था आपका वाणिज्यिक बैंक का। ठीक है, 2 पॉइंट है आपका एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ था 1969 में। और एक और आएगा कि सामाजिक नियंत्रण नीति कब लाई गई? तो वो लाई गई थी 1968 में। ठीक है, तो ये था आपका व्यावसायिक बैंक। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है हमें वो है व्यावसायिक बैंक के कार्य। ये पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को सारे लेक्चर पसंद आ रही होगी, सारे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपने तबियत का ख्याल रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, चीज़ों को रिवीजन करें। जो चीज़ समझ में ना आए उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी होमवर्क दिया जाए उन्हें अगर ना भेज पा रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पास लिख कर रखें, उसे रिवीजन करें और ऐसा फील करें कि हम लोग होमवर्क बना रहे हैं। अब बनाए फील ना करें, इसे बनाए ऐसा फील करें कि सर हैं सामने में, वो चेक करेंगे। लाइफ आपका है, डिसीजन आपको लेना है, लाइफ में आगे आपको बढ़ना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।